यस स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। आज का जो टॉपिक है हमारा लेसन है हमारा सांवले सपनों की याद। लेखक है जाबिर हुसैन। जाबिर हुसैन का जन्म सन 1945 में गांव नौनही राजगीर जिला नालंदा बिहार में हुआ। जाबिर हुसैन जी का जन्म बिहार के जिला नालंदा के नौनही राजगीर नामक गांव में हुआ। कब? 1945 को। अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के प्राध्यापक रहे हैं, प्रोफेसर रहे हैं। सक्रिय राजनीति में भाग लेते हुए 1977 में मुंगेर से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। 1970 में ये बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए और जो है मंत्री भी बने विधानसभा में। सन 1995 से बिहार विधान परिषद के सभापति हैं। जाबिर हुसैन हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी तीनों भाषाओं में समान अधिकार के साथ लेखन करते रहे हैं। उनकी हिंदी रचनाओं में जो आगे हैं, डोला बीबी का मजार, अतीत का चेहरा, लोहा, एक नदी रेत भरी प्रमुख है। तो उनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं बच्चों? जो आगे है, डोला बीबी का मजार, अतीत का चेहरा, लोहा, एक नदी रेत भरी। अपने लंबे राजनीतिक सामाजिक जीवन के अनुभवों में उपस्थित आम आदमी के संघर्षों को उन्होंने अपने साहित्य में प्रकट किया है। देखिए, इनका जो जीवन रहा है वो जो है राजनीतिक भी रहा है और सामाजिक भी, क्योंकि ये एक प्राध्यापक भी रहे हैं और एक मंत्री भी रहे हैं। तो इन्होंने जो है जीवन के इन दोनों अनुभवों को, राजनीतिक एवं सामाजिक को, अपनी जो है अनुभवों में जो है आम आदमी के संघर्षों को इन्होंने अपने साहित्य में प्रकट किया है। संघर्षरत आम आदमी और विशिष्ट व्यक्तित्वों पर लिखी गई उनकी डायरियां चर्चित प्रशंसित हुई हैं कि एक आम आदमी है वो जीवन में कितना संघर्ष करता है, और एक विशिष्ट व्यक्ति है जो है उन पर भी इन्होंने डायरियां लिखी हैं। आम व्यक्ति और विशिष्ट व्यक्ति, तो इनकी जो डायरिया है वो काफी फेमस हुई है, काफी चर्चा में रही है। जाबिर हुसैन ने डायरी विधा में एक अभिनव प्रयोग किया है जो अपनी प्रस्तुति शैली और शिल्प में नवीन है। कि डायरी विधा में एक नया प्रयोग इन्होंने किया है जो अपनी प्रस्तुत करने के स्टाइल में जो है और शिल्प में बिल्कुल नया है। प्रस्तुत पाठ जून 1987 में प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक सालिम अली की मृत्यु के तुरंत बाद डायरी शैली में लिखा गया संस्मरण है। तो ये क्या है बेटा? एक संस्मरण है, यादगार है। किसकी? जब सालिम अली की मृत्यु हुई तो उसके तुरंत बाद जो है डायरी की शैली में उन्होंने यह संस्मरण लिखा। सालिम अली की मृत्यु से उत्पन्न दुख और अवसाद को लेखक ने सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्त किया है कि सालिम अली की मृत्यु से जो उन्हें दुख हुआ, जाबिर हुसैन को उन्होंने जो है उस दुख को सांवले सपनों की याद के रूप में अभिव्यक्त किया है। सालिम अली का स्मरण करते हुए लेखक ने उनके व्यक्ति चित्र प्रस्तुत किए हैं कि सालिम अली का को याद करते हुए जो है लेखक ने उनका व्यक्तित्व जो है प्रस्तुत किया है कि वे किस प्रकार के व्यक्ति थे, किस प्रकार की उनकी पर्सनैलिटी थी, यहाँ किस प्रकार का उनका व्यक्तित्व था, देखने में वो कैसे थे, यहाँ भाषा की रवानी और अभिव्यक्ति की शैली दिल को छूती है। कि जो जाबिर हुसैन की बेटा भाषा है इस पाठ में वो बिल्कुल जिंदादिल भाषा है, और अभिव्यक्ति जो अपने अपने दुख को अभिव्यक्त करने का जो उनका स्टाइल है वो दिल को छू जाता है। जब वो जाबिर हुसैन जी किसको? सालिम अली को। सालिम अली क्या थे बेटा? एक पक्षी वैज्ञानिक थे। तो किस प्रकार जो है उनकी मृत्यु होती है सालिम अली की, और कितने मतलब एक अच्छे इंसान के साथ भी जो है कैसी घटना घटित होती है, तो इसके बारे में जो है उन्होंने ये पाठ लिखा है। पाठ का नाम क्या है? सांवले सपनों की याद। तो सालिम अली कौन थे बेटा? एक पक्षी वैज्ञानिक थे।
एक पक्षी विज्ञानी थे, उनका जो जन्म है 12 नवंबर 1986 में हुआ था और 1996 में। सालिम अली का जो जन्म है 12 नवंबर 1896 को हुआ था और मृत्यु हुई है उनकी 20 जून 1987 में। उन्होंने फॉल ऑफ ए स्पैरो नाम से अपनी आत्मकथा लिखी है। उनकी आत्मकथा का क्या नाम है? किसकी? सालिम अली की आत्मकथा का नाम है फॉल ऑफ ए स्पैरो, जिसमें पक्षियों से संबंधित रोमांचक किस्से उन्होंने लिखे हैं अपनी इस आत्मकथा में। एक गोरैया का गिरना शीर्षक हिंदी अनुवाद नेशनल बुक ट्रस्ट ने प्रकाशित किया है। तो इन्होंने इंग्लिश में जो है अपनी आत्मकथा लिखी थी अ फॉल ऑफ ए स्पैरो, फॉल ऑफ अ स्पैरो, और इसका जो है हिंदी में अनुवाद किया गया है एक गोरैया का गिरना के नाम से। तो पाठ जो है हम शुरू करते हैं बेटा। सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। तो क्या कहता है जाबिर हुसैन किसके बारे में? सालिम अली के बारे में। सुनहरे परिंदों यानी कि सोने जैसे रंग के परिंदे, परिंदे जो उड़ते हैं, पर होते हैं जिनके, के खूबसूरत पंखों पर सवार होकर सांवले सपनों का एक हुजूम जो है वो मौत की खामोश वादियों की तरफ अग्रसर है। यानी कि सालिम अली जो है उनकी मौत हो चुकी है। कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है कि कोई जो है उन्हें वापस ला सके मौत होने के बाद, तो यह संभव ही नहीं है। सुनहरे जो परिंदों से इतना प्यार करता था वो आज खूबसूरत पंखों पर सांवले सपनों का एक हुजूम जो है खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। खामोश वादी मतलब मृत्यु की तरफ अग्रसर है। और कोई रोक टोक सके कहाँ संभव है कि कोई उन्हें मौत से वापस ला सके, ऐसा संभव ही नहीं है। यानी कि सालिम अली की मौत हो चुकी है और उसके बाद जो है कोई जो है उन्हें वापस नहीं ला सकता। इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपनी अंतहीन सफर का बोझ उठाए। तो जो हुजूम जो उनके पीछे लोग चल रहे हैं, उसका दाह संस्कार करने जा रहे हैं, तो कहता है कि इस हुजूम में जो लोग उमड़ पड़े हैं उनको अंतिम शहादत देने के लिए, तो इस हुजूम में सबसे आगे जो है अर्थी है किसकी? सालिम अली की। और अपने कंधों पर सैलानियों की तरह, जैसे एक सैलानी जो है अपने कंधों पर अपना बोझ उठाता, अपना बैग वगैरह, कोई यात्रा पर जाता है तो वो अपना सारा सामान उठा ले जाता है जो भी जरूरी होता है, तो सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफर का बोझ उठाए। लेकिन यह सफर पिछले तमाम सफरों से भिन्न है। लेकिन जो यह सफर है यह उसके पहले जो सफर थे उन सब सफरों से भिन्न है। जैसे वो भिन्न भिन्न जगह जाया करते थे, अपना सामान साथ रखते थे, तो लेकिन जो ये जो यात्रा है उनकी, ये उनकी अंतिम यात्रा है। भीड़ भाड़ की जिंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन है कि जो भीड़ भाड़ की जिंदगी है, तनाव का माहौल है, उस माहौल को छोड़कर सालिम अली जो है अब अंतिम पलायन कर रहे हैं। यानी कि उन्हें दाह संस्कार के लिए ले जाया जा रहा है। अब तो वो उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। तो अब तो वो उस वन के पक्षी की तरह हैं जो अब दोबारा से प्रकृति में विलीन होने जा रहा है। जो पक्षी जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो, उस पक्षी के समान है सालिम अली। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो नहीं लौटा सकता। इसको
सालिम अली को। यदि कोई कहे कि मैं जो है अपनी जिंदगी देकर जो है इन्हें वापस ला सकता हूँ, तो ऐसा संभव नहीं है। यदि कोई कहे कि मैं अपनी दिल की धड़कन जो है इसे दे सकता हूँ और ये लौट आए, तो ऐसा संभव नहीं है। मुझे नहीं लगता कोई इस सोई हुई पक्षी को जगाना चाहेगा कि जो सदा के लिए सो गया है। कौन? सालिम अली। तो मुझे नहीं लगता कि कोई इस सोई हुई पक्षी को जगाना चाहेगा। वर्षों पहले खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नजर से देखना चाहते हैं। यह उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों, पहाड़ों, झरनों और आबशारों को वो प्रकृति की नजर से नहीं, आदमी की नजर से देखने को उत्सुक रहते हैं। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का स्रोत स्रोत फूटता महसूस कर सकता है। तो सालिम अली क्या कहा करते थे कि हमें जो है पक्षियों को जो है प्रकृति की, आदमी की नजर से नहीं देखना चाहिए। हमें पक्षियों को आदमी की नजर से नहीं देखना चाहिए। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों, पहाड़ों और झरनों और आबशारों को वो प्रकृति की नजर से नहीं, आदमी की नजर से देखते हैं, देखने को उत्सुक रहते हैं। तो क्या कहते हैं सालिम अली कि जैसे मानव जो है प्रकृति की नजर से कभी नहीं प्रकृति को देखता कि प्रकृति क्या चाहती है हमारे से, वो देखता है तो आदमी की नजर से देखता है प्रकृति को। और सालिम अली क्या कहता है कि हमें जो है प्रकृति को प्रकृति की नजर से देखना चाहिए कि प्रकृति हमारे से क्या चाहती है, हमारे से क्या गलतियां हुई हैं, क्या हमें सुधारनी चाहिए। तो ऐसा है सालिम अली की ऐसी सोच है पक्षियों के बारे में, प्रकृति के बारे में, कि मनुष्य जब प्रकृति की तरफ देखता है तो उसे मनुष्य की नजर से ना देखे, बल्कि किसकी नजर से देखे? उसे प्रकृति की नजर से देखे। तो मुझे नहीं लगता कि कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का स्रोत फूटता महसूस कर सकता है। कि ये नहीं होना चाहिए कि प्रकृति जो है अब जो है प्रकृति में यदि हम पक्षियों की धुन सुनाई दे रही है हमारे कानों में, तो हमें ऐसा महसूस होना चाहिए, हमारे अंदर रोमांच का जो है झरना फूटना चाहिए, हमें महसूस होना चाहिए वो चीजें। तो एहसास की ऐसी ही एक ऊबड़ खाबड़ जमीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली। तो क्या कहते हैं कि सालिम अली ऐसे ही एक महान आत्मा का नाम है जो पक्षियों को भी प्रकृति की नजर से ही देखते हैं, न कि किसी आदमी की नजर से। पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रास लीला रची थी और शोक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। कब माखन भरे भांडे। तो क्या कहते हैं लेखक कि पता नहीं, ये मिथक जो शब्द आया है बेटा, मिथक का अर्थ है प्राचीन कथाओं के तत्व। जो प्राचीन कथाओं के तत्व हमें मिलते हैं उन्हें ही मिथक कहा जाता है। तो ऐसे ही क्योंकि प्राचीन जो हम उनके बारे में संस्मरण लिख रहे हैं, तो प्राचीन जो ज्ञान है हमें जो भी उनसे मिला है, जो भी उनके बारे में हमें मिला है, तो हम उसका वर्णन कर रहे हैं। पता नहीं इतिहास में कब जो है कृष्ण ने वृंदावन में रास लीला रचाई थी और शौक गोपियों को अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। शौक मीन्स तेज तर्रार। माखन भरे भांडे उन्होंने फोड़े थे।
और दूध छाली से अपने मुंह भरे थे। सॉरी, दूध और सुपारी से अपने मुंह भरे थे। कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छाह में विश्राम किया था। वाटिका क्या होती है? हमारा बगीचा। पता नहीं श्री कृष्ण ने जो है कब गोपियों के साथ रासलीला रचाई थी, कब अपनी शरारतें की थी, कब जो है माखन चुराया था, कब भांडे फोड़े थे, और कब जो है दूध और सुपारी से उसका मुंह भरा था, और कब वो जो है छोटे पेड़ों की छां में विश्राम किया करते थे, कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी उन्होंने, और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीतमय हो गई थी। पता नहीं यह सब कब हुआ था, लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरे घटनाक्रम की याद दिलाता है कि ये घटनाएं श्री कृष्ण की रासलीला पता नहीं कब हुई थी। लेकिन जब हम आज भी वृंदावन जाते हैं तो जो यमुना का सांवला पानी है उसे पूरे घटनाक्रम की याद दिला देता है कि किस प्रकार यहाँ सारी घटनाएं घटित हुई थी। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीर कर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज पर सब किसी के कदम सब किसी के कदम थम जाएंगे। तो जैसे कई बार विश्वास नहीं होता ना कि ये ऐसा हुआ है, ऐसे ही सालीम अली के बारे में भी लेखक को विश्वास नहीं हो रहा है कि वो चले गए हैं। उन्हें ऐसा महसूस होता है कि वे अभी जो है अपनी दूरबीन लेकर आएंगे और पक्षियों को देखेंगे, पक्षियों से प्यार करेंगे। जैसे वो उदाहरण देकर कहता है कि जैसे आज भी हम वृंदावन जाते हैं तो जब भक्तों की भीड़ उमड़ती है तो हमें ऐसा लगता है कि इस भीड़ को चीर कर अभी श्री कृष्ण जी आएंगे और अपने भक्तों को दर्शन देंगे। तो सालीम अली के बारे में भी ऐसा ही महसूस होता है लेखक को। हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का मालिक सैलानियों को हिदायत देगा तो लगता है कि जैसे बस कुछ ही क्षणों में वो कहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका के पूरे भरे माहौल पर छा जाएगा। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? तो ऐसा नहीं है कि जिस प्रकार जो वृंदावन है वो श्री कृष्ण के जाने के बाद भी जो उनकी बांसुरी की धुन है उससे आज तक भी वृंदावन खाली नहीं हुआ। उसी प्रकार जाबिर हुसैन के चले जाने के बाद भी हम आज तक जो है उनकी प्रेजेंस महसूस करते हैं, उनकी उपस्थिति महसूस करते हैं। हमें नहीं लगता कि वो चले गए हैं, आज भी उनकी उपस्थिति का एहसास हमें होता है। जिस प्रकार हमें वृंदावन में श्री कृष्ण की उपस्थिति का एहसास होता है, वैसे ही हमें जो है सालिम अली की उपस्थिति का भी एहसास होता है। चाहे वो अब दुनिया में नहीं है, लेकिन हमें जो है अब भी महसूस होता है कि वो अब भी जो है पक्षियों की रक्षा कर रहे हैं और अब भी पक्षियों के बारे में इतना सोच रहे हैं। मिथकों की दुनिया में इस सवाल का जवाब तलाश करने से पहले एक नजर कमजोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाली जाए जिसे हम सालिम अली के नाम से जानते हैं। मिथक का क्या अर्थ बताया था बेटा मैंने? मिथक का अर्थ बताया था कि जो हमारे प्राचीन कथाओं के जो तत्व हैं उनको कहा जाता है मिथक। प्राचीन कथाओं के तत्वों को मिथक कहा जाता है। तो कहते हैं कि जो प्राचीन कथाओं के बारे में जो लिखते हैं ऐसे मिथकों की इस सवाल का जवाब तलाशना चाहिए तो हमें एक नजर जो है कमजोर काया वाले उस व्यक्ति पर डाल लेते हैं जिसका नाम है सालिम अली। उम्र की को सती तक पहुंचने में थोड़े ही दिन तो बच रहे थे।
संभव है लंबी यात्राओं की थकान ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया हो, कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि वे लंबी लंबी यात्राएं करते थे, इसी कारण जो है वे थक गए होंगे और उनका शरीर कमजोर हो गया हो, और कैंसर जैसी जानलेवा लंबी बीमारी के कारण उनकी मौत का कारण जो है बनी हो। कि ऐसा हो सकता है भाई, जो उनकी मौत का कारण है वो कैंसर जैसी लंबी बीमारी बनी हो, क्योंकि उनको कैंसर हो गया था और लंबी लंबी यात्रा करने के बाद वे थक गए हों और कमजोर हो गए हों, लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आंखों से वह रोशनी छीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों को तलाश और उनकी हिफाजत के प्रति समर्पित थी। कि चाहे सालीम अली कितने ही कमजोर हो गए थे, थक गए थे और उनको कैंसर जैसी जो है जानलेवा बीमारी थी, लेकिन फिर भी उनकी आंखों की जो दृष्टि थी वो जो की तो बनी हुई थी। शायद इस कारण कि वो उस दृष्टि से पक्षियों को देख सके, उनकी सेवा शुश्रूषा कर सके। किनकी? पक्षियों की। कौन थे सालिम अली बेटा? पक्षी विज्ञान। तो कहते हैं कि शायद भगवान ने उनकी आंखें इसलिए नहीं छीनी क्योंकि वो पक्षियों की तलाश और हिफाजत के प्रति जो है उन्होंने अपनी आंखें समर्पित कर दी थी। सालिम अली की आंखों पर चढ़ी दूरबीन उनकी मौत के बाद ही तो उतरी थी, कि वे हमेशा अपनी जो है आंखों पर दूरबीन रखते थे ताकि दूर दूर से जो है पक्षियों को देख सके। और जब वो दूरबीन रखते थे अपनी आंखों पर, तो वो मौत के बाद ही वह दूरबीन जो है उनकी आंखों से उतरी है। उन जैसा बर्ड वाचर शायद ही कोई हुआ हो। उन जैसा बर्ड वाचर, कि जैसा सालिम अली जैसा शायद ही दुनिया में कोई हुआ हो। कि पक्षियों की इतनी देखभाल करने वाला शायद ही दुनिया में कोई बर्ड वाचर हुआ हो। लेकिन एकांत क्षणों में सालिम अली बिना दूरबीन भी देखे गए थे। एकांत क्षणों में कई बार वो बिना दूरबीन के भी देखे गए थे। सालिम अली दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके आसमान को छूने वाली उनकी नजरों में कुछ कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। तो क्या है, जब दूर क्षितिज तक, क्षितिज क्या होता है? जब हम दूर देखते हैं तो एक जगह पर हमें धरती और आकाश मिले हुए नजर आते हैं, तो वो जो है कहलाता है क्षितिज। वो जगह जहां आपको धरती और आसमान मिले हुए दिखाई देते हैं, जब आप दूर तक अपनी नजर दौड़ाते हैं तो उसे कहते हैं क्षितिज। तो दूर क्षितिज तक फैली जमीन और झुके हुए आसमान को छूने वाली उनकी जो नजर थी, वो उसमें कुछ कुछ वैसा ही जादू था जो प्रकृति को अपने घेरे में बांध लेता है। सालिम अली उन लोगों में थे जो प्रकृति के प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं। कि प्रकृति का प्रभाव में आने की बजाय प्रकृति को अपने प्रभाव में लाते हैं। उनके लिए प्रकृति में हर तरफ एक हंसती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी। कि प्रकृति में भी एक हरी भरी रहस्यमय दुनिया है यदि हम उसे प्रकृति की नजर से देखें। यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गढ़ी थी, और प्रकृति की यह दुनिया जो है उन्होंने अपने लिए बड़ी मेहनत से बनाई थी। इसकी गढ़ने में उनकी जीवन साथी तहमीना ने काफी मदद पहुंचाई थी। उनकी जीवन साथी का क्या नाम था? तहमीना। तहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाठी रही थी। कि तहमीना जो है उनकी जीवन साथी भी थी और स्कूल के दिनों में जो है उनकी सहपाठी भी रही थी। तो प्रकृति को प्रकृति की नजर से देखने में और सारा समय जो है व्यस्त रहने में और प्रकृति को एक नया आयाम देने में
जो उनकी सहायता की थी तो वो उनकी जीवन साथी तहमीना ने की थी। तो सालिम अली की जो है जीवन साथी का क्या नाम था बच्चों? तहमीना। अपने लंबे रोमांचकारी जीवन में ढेर सारे अनुभवों की मालिक सालिम अली एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर चौधरी चरण सिंह से मिले। चौधरी चरण सिंह जब प्रधानमंत्री थे बेटा, तो क्या हुआ, वे सालिम अली चौधरी चरण सिंह जी के पास गए। चौधरी चरण तो उनकी जीवन साथी का क्या नाम था? सालिम अली की जीवन साथी का नाम था तहमीना। और क्या है कि केरल की जो साइलेंट वैली है बेटा, ये जो रेगिस्तानी हवाएं आती हैं उनके झोंकों से क्या है कि जो साइलेंट वैली में केरल की जो पक्षी रहते हैं उनकी मौत हो जाती थी। तो साइलेंट वैली के जो मसले को लेकर जो है कौन गए हैं? सालिम अली किसके पास गए? चौधरी चरण सिंह के पास। और वह उस समय प्रधानमंत्री थे। चौधरी साहब गांव की मिट्टी पर पड़ने वाली पानी की पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे। यानी कि गांव से उनका गहरा नाता था, चौधरी साहब का भी, चरण सिंह का भी। पर्यावरण के संभावित खतरों का जो चित्र सालिम अली ने उनके सामने रखा, उसने उनकी आंखें नम कर दी थी। तो सालिम अली ने चौधरी चरण सिंह के सामने जब बताया कि किस प्रकार जो है रेगिस्तान की गर्म हवाएं हमारे पर्यावरण को, हमारे पक्षियों को, हमारी प्रकृति को नुकसान पहुंचा रही हैं, जब इस बात का उन्होंने वर्णन किया तो प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की आंखों में भी आंसू आ गए। आंखें नम होना। पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नींव रखने का कौन बचा है जो अब हिमालय और लद्दाख की बर्फीली जमीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा। कि जो लद्दाख की बर्फीली जमीनों पर पक्षी रहते हैं या हिमालय पर रहते हैं उनके बारे में सोचेगा। अब ना तो सालिम अली हैं, ना चौधरी चरण सिंह जी हैं। तो सालिम अली ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ ए स्पैरो। फॉल ऑफ ए स्पैरो मुझे याद आ गया, टी.एच. लॉरेंस की मौत के बाद कुछ लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अनुरोध किया कि वह अपने पति के बारे में कुछ लिखे। तो डी.एच. लॉरेंस कौन थे बेटा? डी.एच. लॉरेंस जो है वो 20वीं सदी के अंग्रेजी के प्रसिद्ध उपन्यासकार थे। उन्होंने कविताएं भी लिखी हैं, विशेषकर प्रकृति से संबंधित कविताएं लिखी हैं। प्रकृति से डी.एच. लॉरेंस का गहरा लगाव था, मतलब उनका भी प्रकृति से गहरा लगाव था और सघन जो है उनका संबंध था प्रकृति से डी.एच. लॉरेंस का। वे मानते थे कि मानव जाति एक उखड़े हुए महान वृक्ष की भांति है, उसकी जड़ें हवा में फैली हुई हैं। वे यह भी मानते थे कि हमारा प्रकृति की ओर लौटना जरूरी है। तो डी.एच. लॉरेंस कौन थे बेटा? प्रसिद्ध उपन्यासकार थे अंग्रेजी के।
तो एक बार डीएच लॉरेंस की मृत्यु पर जब जो है उसकी पत्नी से अनुरोध किया गया कि आप भी अपने पति के बारे में कुछ लिखें। उनकी पत्नी का नाम था फ्रीडा। डीएच लॉरेंस की पत्नी का नाम क्या था? फ्रीडा। तो अब फ्रीडा चाहती तो ढेर सारी बातें लॉरेंस के बारे में लिख सकती थी, लेकिन उसने कहा मेरे लिए लॉरेंस के बारे में कुछ लिखना असंभव सा है। मुझे महसूस होता है कि छत पर बैठने वाली गोरैया लॉरेंस के बारे में ढेर सारी बातें जानती है। यानी कि डीएच लॉरेंस का भी किसके प्रति लगाव था? पक्षियों के प्रति। और वैसा ही जो है हाल किसका था? सालीम अली का, कि पक्षियों से उन्हें बहुत लगाव था। मुझसे भी ज्यादा वो जानती है। वो सचमुच इतना खुला खुला और सादा दिल आदमी था, मुमकिन है लॉरेंस मेरी रगों में, मेरी हड्डियों में समाया हो, लेकिन मेरे लिए कितना कठिन है उसके बारे में अपने अनुभवों को शब्दों का जामा पहनाना। तो फ्रीडा लॉरेंस क्या कहती है कि वो सादा दिल व्यक्ति थे, बिल्कुल खुले दिल के थे। वे मेरी रगों और हड्डियों में समाये हुए हैं, लेकिन उनके बारे में मेरे लिए जो है अपने अनुभवों को साझा करना मुश्किल है। मुझे यकीन है मेरी छत पर बैठी हो रही है उसके बारे में, और हम दोनों ही के बारे में मुझसे ज्यादा जानकारी रखती है। जटिल प्राणियों के लिए सालीम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे। बचपन के दिनों में उनकी एयरगन से घायल होकर गोरैया वाली नीले कंठ की वह गोरैया सारा जिंदगी उन्हें खोज के नए नए रास्ते की तरफ ले जाती रही। जिंदगी की ऊंचाइयों में उनका विश्वास एक क्षण के लिए भी डिगा नहीं। वो लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी का प्रतिरूप बन गए। सालिम अली प्रकृति की दुनिया में एक टापू बनने की बजाय अथाह सागर बनकर उभरे। जो लोग उनके भ्रमणशील स्वभाव और यायावरी से परिचित थे, उन्हें महसूस होता है